तो आज का हमारा पहला सवाल है ऊर्जा के स्रोत, है ना। ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं उनको हम अपारंपरिक स्रोत कहते हैं। ये ऐसे स्रोत होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते। धरती पर इनका जो प्रवाह है, जो धरती पर इनकी उपलब्धता है, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। सूरज रोज निकलता है, सूर्य से हमें ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में रोज मिलता है। ठीक है। पवन यानी कि बहती हुई हवा रोज ही हमको मिलती है ना। बहता हुआ जल नदियों में रोज ही रहता है। ठीक है। वो कभी खत्म नहीं होने वाला स्रोत है। तो ऐसे स्रोतों को अपारंपरिक या नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। और इसमें बायोगैस भी आ सकता है, गोबर गैस। ठीक है। क्योंकि गाय है तो गोबर है, गोबर है तो गोबर गैस कभी भी बन सकता है। ठीक है ना, अगर आपको पता है उसका तरीका तो। दूसरा है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, इनको पारंपरिक स्रोत भी कहा जाता है। और इसमें आते हैं कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस। ठीक। ये वाले स्रोत जो होते हैं धरती में एक सीमित मात्रा में हैं, यानी कि अगर एक बार इनका पूरा प्रयोग कर लिया जाए, जितने ये उपलब्ध हैं अभी, तो इनको दोबारा बनने में बहुत साल लगेंगे, हजारों साल लगेंगे। क्योंकि ये कैसे तैयार होते हैं? जब धरती पे रहने वाले जीव, पेड़ पौधे या जानवर, जंतु, ठीक है, जब ये सब मरते हैं और ये मिट्टी की परतों के नीचे दब जाते हैं, उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी की परतें जब पड़ जाती हैं, तो ये नीचे दबने के बाद इनसे पेट्रोलियम और कोयला और प्राकृतिक गैस बनता है। ठीक है। तो इनको बनने में हजारों साल लगते हैं। इसीलिए एक बार जितना हमारे पास ये सब उपलब्ध है, अगर खत्म हो गया तो ये तुरंत हमको फिर से नहीं मिलेगा। इसलिए इनको कैसे स्रोत कहते हैं? अनवीकरणीय या पारंपरिक स्रोत। ठीक। अगला क्वेश्चन है थर्माकोल का दूसरा नाम? स्टाइरोन। पौधों का मुख्य पोषक तत्व? नाइट्रोजन। धूप के चश्मे में क्या सवाल पूछा मैंने अभी? सवाल ही बता दो, उधर मत देखो। चलो, क्या है? हाँ, तिरछी नजर से देखने के लिए नहीं बोला मैंने सवाल, ऐसे बताओ। धूप के चश्मे के कांच में क्या मिला रहता है? चश्मे में नहीं मिला रहता। चश्मा तो उसका फ्रेम भी होता है, जो प्लास्टिक का या धातु का हो सकता है ना। धूप के चश्मे के कांच में जो परमानेंट काला चश्मा होता है, जो छांव में आने पे सफेद नहीं हो जाता, उसके चश्मे के कांच में क्या मिला रहता है? क्या मिला रहता है? सीरियम ऑक्साइड। अच्छा, तो फोटोक्रोमिक कांच क्या होता है, पहले ये बता दो मुझे। फोटोक्रोमिक कांच क्या होता है? नहीं लिखा वहां पे। फोटोक्रोमिक कांच वो होता है जो धूप में जाने पे काला हो जाता है और छांव में आने पे रंगहीन हो जाता है। तो उसमें ऐसा क्या मिला होता है? क्या मिला होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जब धूप में जाता है तो काला हो जाता है और छांव में आता है तो होता क्या? इसमें रिएक्शन कौन सा होता है? जब फोटोक्रोमिक कांच पे धूप पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उसमें का सिल्वर आयोडाइड अलग अलग होके सिल्वर और आयोडीन बनाता है। ठीक है। उसके जो आयन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सिल्वर जो होता है, चांदी होता है ना, वो उसको काला रंग देता है। ठीक है। और जब छांव में आते हैं तो फिर ये सिल्वर और आयोडीन मिलके जो है सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांच क्या है? कांच को आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ये एक तत्व है? नहीं। क्या ये एक यौगिक है? नहीं। क्या है ये? कांच एक मिश्रण है। किस चीज का मिश्रण है? धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण है। जैसे सोडियम सिलिकेट हो गया, कैल्शियम सिलिकेट हो गया। ठीक है। इन सब का मिश्रण है। क्वेश्चन है साबुन क्या है? समझ आ गया। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण। ठीक। और ये बनता कैसे है? तुम बताओ खुशी, कैसे बनता है? कौन बताएगा ठीक से? बोलो ठीक से, कौन बताएगा?
सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र NaOH है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र KOH है, इनको जब वनस्पति तेल के साथ मिलाया जाता है तो इनमें आपस में जो अभिक्रिया होती है उससे साबुन बनता है। ठीक है, उसके बाद है अपमार्जक। किसको कहते हैं? कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ। कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ, इनको और किस नाम से जानते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट माने कपड़ा धोने वाला साबुन जो होता है वो नहाने वाले साबुन से अलग होता है ना। कठोर जल माने जो हैंडपंप का पानी होता है जिसका स्वाद तुम देखोगे थोड़ा सा मीठा नहीं होता है ना, मीठा नहीं होता, पीने के पानी जैसा नहीं होता है। तो उसमें अगर साबुन से कपड़ा धोने का प्रयास करोगे तो उसमें झाग नहीं बनेगा, लेकिन अपमार्जक से अगर कपड़ा धोगे तो उसमें झाग बनता है। तो ऐसे चीजें जो कठोर जल के साथ झाग बना सके उनको हम अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि कुक्कुट पालन का क्या अर्थ है? क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा अनकॉमन है, जनरली यूज नहीं होता, इसीलिए ये पूछा जाता है। कुक्कुट पालन माने मुर्गी पालन। ठीक है, एक क्वेश्चन है जल की कठोरता। पहले तो ये कितने प्रकार की होती है और उसके बाद इनके कारण क्या क्या हैं। तो जो 2 प्रकार की जल की कठोरता होती है, पहली होती है अस्थायी और दूसरी अस्थायी कठोरता। किस वजह से होती है? जब जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की मात्रा होती है तो वो जल अस्थायी रूप से कठोर होता है। और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है? उसको गर्म करने से वो ठीक हो जाता है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो कैल्शियम और बाइकार्बोनेट ये सब आयंस जो होते हैं ना, ये अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, जल की स्थायी कठोरता के कारण है, देखो इसको मिला के ऐसे बोल सकते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के, बोलो कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, क्लोराइड और सल्फेट के कारण जो है जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। अब इनको अलग अलग अगर इन कंपाउंड्स का नाम हम जानना चाहेंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है CaNO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 ट्वाइस, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इन सब में से कुछ भी होगा तो वो जल स्थायी रूप से कठोर होता है। ठीक, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को कैसे परिभाषित करते हैं? तत्वों की परमाणु संख्या का मतलब क्या है? उसमें मौजूद कौन से मूल कण की संख्या परमाणु संख्या होती है? कौन बताया? क्या बताया? जोर से बोलो। प्रोटॉन की संख्या। ये कब बताए थे हम? कल बताए थे। किस मूल कण की संख्या होती है परमाणु संख्या? प्रोटॉनों की संख्या। कल मैंने तुम लोगों को समस्थानिक के बारे में कुछ बताया था ना। किसके समस्थानिक बताया था? हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो क्या समस्थानिक का क्या अर्थ बताया था मैंने? किसी को याद नहीं है? समस्थानिक का अर्थ क्या बताया था? किसी भी एक तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो सेम है लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने की वजह से उनका द्रव्यमान संख्या अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कौन कौन से मूल कणों की संख्या होती है? परमाणु के केंद्र में यानी नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योगफल है वो क्या कहलाता है? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। समस्थानिकों में यह द्रव्यमान संख्या अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। समझ आ रहा है? तो एक क्वेश्चन आया था कि दी गई वस्तुओं के pH मान को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो जो वस्तुएं दी थी, 4 वस्तुएं दी थी, उसके लिए तुम लोगों को जानना जरूरी है कि pH मान होता क्या है। pH मान जो होता है वो एक प्रकार का मात्रक है वस्तुओं के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को मापने का। कोई वस्तु कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है या उदासीन है, इसको मापने का मात्रक होता है pH मान। ठीक है, pH स्केल पर 14 ही नंबर होते हैं, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, और इसमें जिन वस्तुओं का मान
एक की तरफ होता है, यानी एक के नजदीक, वो वस्तुएं कैसी होती हैं? अम्लीय वस्तुएं। क्या होती हैं? अम्लीय वस्तुएं। जिन वस्तुओं का मान 14 के आसपास होता है वो वस्तुएं क्षारीय वस्तुएं होती है। जिसका मान 14 होगा वो सबसे कठोरतम क्षार होगा, जिसका मान 1 होगा वो कठोरतम अम्ल होगा। ठीक है, तो कुछ कठोरतम अम्लों के नाम इसमें दिए गए हैं फॉर्मूले। HNO3, HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो ये सब कठोर अम्ल हैं। अगर ये शुद्ध रूप में लिए जाते हैं बिना इसमें पानी मिलाए तो इनका मान 1 के आसपास होता है। ठीक है, तुम लोगों के 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये दिया है जो 4 वस्तुएं जिनका pH मान हमें बढ़ते क्रम में लगाना है, उनमें से एक है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है लार, तीसरा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और चौथा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में कैसे लगेगा? सबसे पहला जिसका pH मान सबसे कम होगा वो क्या है? साइट्रिक अम्ल हो गया, है ना, क्योंकि ये अम्लीय है। ठीक है, तो इसका pH 1 के नजदीक है, तो इसका pH लगभग 3 के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद आएगा लार। लार का जो pH, लार तो समझते हो ना, हमारे मुंह में जो द्रव होता है उसको लार कहते हैं। उसका pH उदासीन के आसपास होता है, ना तो ज्यादा अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। तो ये 6.2 से लेके 7.6 के बीच में इसका मान होता है। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका pH मान 10 होता है। क्या होता है? ठीक है, और चौथा हो जाएगा तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका pH मान 13 या 14, अगर इसमें पानी मिला है तो 13 होगा। ठीक है, जिसे हाँ, अगर वो सांद्र होगा यानी शुद्ध होगा तो वो 14 हो सकता है, और नहीं तो 13 और 14 के बीच में होगा। ठीक है, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम याद करने के लिए ब से बेकिंग और ब से बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये याद कर लेना। और बाइकार्बोनेट में बीच में H लग जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, चल बताओ। पहले मैं प्लस करेंगे तो 9 होगा, 9 में 2 प्लस करेंगे 3 में तो 11 हो जाएगा। अच्छा, यानी तीनों को जोड़ देना है? अच्छा, दूसरे में 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 जाएगा, फिर 2 प्लस करेंगे 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। 12 में 6 घटाएंगे, काहे 6 घटाएंगे? आधा करेंगे। अच्छा, उसके बाद तीनों नंबरों को जोड़ के उसका आधा कर देना है। अच्छा, तो 8, 3 और 9 को जोड़े तो कितना हुआ? 20। उसमें भी 10 आएगा। ठीक है, समझाओ पहले वाला कैसे किए हो? 36 में से 12 माइनस करना, 36 में से 12 माइनस कर दिया तो 24 आ गया। ठीक है, 28 में से 16 माइनस करने तो 12 आएगा। ओके, 44 में से 31 माइनस करेंगे, जोर से क्या आएगा? 44 में से 31 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। अच्छा, चौथे क्वेश्चन में कैसे किए हो? सारे को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। बाहर के चारों नंबरों को जोड़ने से बीच का नंबर आ जा रहा है। यस मैम। अच्छा, तो लास्ट वाले में क्या आएगा? 26 आएगा। और लास्ट वाला कैसे करना है? 5वां 5 का वर्ग 2 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25, ठीक, 2 का वर्ग 4, 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी किनारे किनारे के दोनों नंबरों का वर्ग करने से क्या आ जा रहा है? बीच का नंबर आ जा रहा है। तो वैसे ही दूसरे पार्ट में क्या किया है? 7 का वर्ग 49, हाँ, और 6 का वर्ग 36, ओके, तो उन दोनों को माइनस करेंगे तो 13 आ गया। और आंसर में आंसर निकालने के लिए 6 का वर्ग 36, हाँ 3 का वर्ग 9, हाँ 36 में से 9 माइनस करेंगे तो 27 आएगा। ओके, ठीक, ताली बजाओ। चलो, छठवां क्वेश्चन आंचल बताएगी। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। हाँ। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। अच्छा, ऊपर और नीचे वाले नंबर को गुणा करना है और उसमें दाहिने और बाएं वाले नंबर के योगफल को जोड़ देना। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से बीच वाला बताओ। बीच वाला 8 और 0 करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। हाँ। गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ। और 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? 20। ओके, 7 और 2 को गुणा किया 14, 14 में क्या जोड़ दिया? 5 और 1 का योगफल जोड़ दिया यानी 6।
ठीक है, कितना आ गया? 20 आ गया। ओके, 7वें का कौन बताएगा? चलो बताओ रितिका। हाँ रितिका बताओ 7वें का जल्दी। 9 और 2 को प्लस करेंगे तो 11 होगा। 11 और 5 को प्लस करेंगे तो 16 होगा। 16 4 का वर्गमूल। हाँ, यानी 16 का वर्गमूल। तीनों अंकों को जोड़ लेना है। त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष है उसमें जो तीनों संख्या लिखी है उनको जोड़ के और उनका क्या निकाल लेना है? वर्गमूल निकाल लेना है। ठीक है, बीच में आया है 12, 14 और 10 को जोड़े 36। 36 का वर्गमूल 6। तो आंसर क्या हुआ? 5, 1, 3 जोड़े तो 9। 9 का वर्गमूल क्या है? ठीक है ना। 8 वाला कौन बताएगा? शिवम। बताओ। हाँ प्लस करके ना 9 माइनस करना। क्या माइनस करना है? 9। क्यों 9 कहाँ से आया? किसको किसको प्लस किया पहले ये बताओ। चारों किनारे वाले नंबर को प्लस किया है तो कितना आया है? 8, 5, 13 हो गया। हाँ माइनस 9 कर दूँ। 13 माइनस 9 क्यों किया? 9 सब में यही किया है। अच्छा, तो दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या है। 3 + 2 5 + 4 9 + 7 कितना हो गया? 16। 16 में 9 माइनस कर दिया। ओके, तब यहाँ आंसर क्या आया? 11 आ गया। 24 आया। अच्छा, तो देखिए 11 इसका आया, 5 और 9 हो गया और 8 3 11 9 20। 20 में से 9 माइनस किया तो 11 आ गया। तुम्हारा कैसे 24 आया है? तुम अपना फॉर्मूला बताओ। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 और 1 को प्लस करेंगे। 5 3 15। 15 में 4 और 1 जोड़ेंगे। नहीं, हाँ 4 और 1 अलग से जोड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है। 4 और 5 हाँ और 15 में मैम बताए मैम 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 4 1 जा 4 घटा देंगे 4 बचेगा। अब फिर 7 2 14 और 14 में से 4 3 7 जाएगा 7 बचेगा। 8 4 जाएगा 32 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 3 7 कैसे किया तुमने? पहले वाले में क्या किया है? 4 1 कम 4 किया है और 5 3 15। अरे 5 और 3 8 किया है। अच्छा, 5 और 3 को जोड़ा है और 4 और 1 को गुणा किया, ये किया ना। तो दूसरे में क्या किया तुमने? दूसरे में 7 दूनी 14 और 4 और 3 को जोड़ दिया है तो 14 में से 7 जाएगा 7। अच्छा अच्छा ओके। उसके बाद से फिर 8 हो जाएगा 32 फिर 5 3 8 हो जाएगा। 8 4 से 32 क्यों किया? मैम उन दोनों को पूरा करने पर हुआ है फिर 8 माइनस करने पर 20। क्या बता रहा है ये? पहले में इसने 1 और 4 को गुणा किया है और 5 और 3 को जोड़ा है, ये ना किया है। तो ऊपर नीचे वाले नंबर को जोड़ना है और दाएं बाएं को गुणा करना है। तो ऊपर नीचे अगर जोड़ते हैं बीच में तो 7 और 2 9 हो जाता है और दाएं बाएं गुणा करते हैं 4 3 12 है ना। तो 9 और 12 में आपस में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। फॉर्मूला कुछ गड़बड़ आ रहा है। उस हिसाब से तो आंसर 11 ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नियम अलग अलग बनाओगे तीनों के लिए, सेम नियम तीनों पे लागू होना चाहिए तभी आंसर निकलेगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आ गए। अब इसमें पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? अंकित बताओ। मैम 5 और 4 को जोड़ देंगे 9 और 2 और 1 को जोड़ देंगे 3 3 जा 9 और उसके बाद हाँ 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 1 मिनट। मैम 3 का वर्ग होगा। मैम 5 को और 4 को जोड़ देंगे और 2 को 1 को जोड़ देंगे और 2 1 3 होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। 3 3 जा 9 3 आ जाएगा। फिर तो 3 क्यों आएगा? 3 का वर्ग 9 तो दूसरी तरफ आ गया तो 3 क्यों आएगा बीच में? मैम 3 चलो अगला करके देखे, अगला बताओ। उसके बाद से फिर 6 आएगा। 6 और इधर 6 आएगा तो 6 मतलब 6 जल्दी कट जाएगा। तो फार्मूला लेके बुझाते हो क्या? नहीं 6 तो आ रहा है, दोनों तरफ से 6 आ रहा है तो कट। अच्छा, ये काटने की बात कर रहा है। भाग देना बोलो है ना। क्या करना है? भाग देना है। इसमें जो इधर का नंबर है 4 और 5 को क्या किया है? 5 और 4 को क्या किया है? प्लस किया है। 3 और 2 और 1 और 2 को क्या किया है? अच्छा, कॉर्नर्स के नंबर को प्लस करने हैं और उसके बाद उनको डिवाइड कर देना। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा तो 3 आएगा। तो वैसे ही इधर के कॉर्नर्स के नंबर जुड़ेंगे तो 6 और 6 आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 6 1 और यहाँ क्या आएगा? 15 और 9